दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है लव जिहाद। आप सभी ने इस विषय को समझा होगा, सुना होगा और आपने इसकी एक नई भयानक सी तस्वीर भी अब देखी होगी। एक समय था जब केरल में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या कमोबेश सभी जगह इक्का दुक्का ऐसे प्रकरण आते थे जिसमें मुस्लिम युवक, हिंदू और कई जगहों पर ईसाई लड़कियों को भी अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। केरल में यह स्थिति इतनी भयानक हुई कि एक बड़ी फिल्म द केरला स्टोरी बनाई गई और उसमें हजारों लाखों के आंकड़े दिखाए गए। दरअसल ये सभी बातचीत मुसलमानों के द्वारा लव जिहाद की जो परिकल्पना है उसका एक भाग है। ये अक्सर बताया जाता है कि इस्लाम में इस परिकल्पना को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और हर वो व्यक्ति जो अपने आप को जिहादी कहता है या जो कहता है कि मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूं, उसे इस प्रक्रिया को अपनाना है। इसमें भी एक और शब्द है जिसको गज़वाए हिंद भी कहा जाता है, यानी कि इस्लाम यह मानता है कि सभी संस्कृतियों को हरा देना संभव है, पर भारतीय संस्कृति को हराना संभव नहीं है, जिसे वे गज़वाए हिंद कहते हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों में दिग्गज हैं और वर्षों से ये काम करते आए हैं। समाजशास्त्री डॉक्टर उमेश सेठा और समाज और राजनीति पर बड़ी बारीक नज़र रखने वाले हमारे मित्र डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। दो महत्वपूर्ण विषयों से और घटनाओं से मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूं, जिससे हमारे दर्शक भी इस गंभीरता को समझ सके। पिछले कुछ महीनों में भोपाल और इंदौर में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। भोपाल में कुछ लड़कों ने, जो अधिकतर जिम चलाते थे, वहां पर जिम में आने वाली महिलाओं को अपने पास आकर्षित किया। उनको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स और बाकी सारी चीजें दी जिसमें संभवतः नशा या बाकी चीजें होती थी और उनका शारीरिक शोषण करना आरंभ किया। बाद में उन महिलाओं के मित्रों को बुलाकर भी ये शोषण किया गया और अब इसमें अधिकतर लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसकी तफ्तीश जारी है और इसमें कहा जाता है कि कई 100 महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें से कई महिलाओं ने सामने आकर अपने शोषण की बात मानी भी है और कही भी है। इसी तरह का एक और बड़ा मसला अभी इंदौर में हुआ, जहां पर एक शूटिंग कोच ने कुछ महिलाओं के आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई, फिल्में बनाई और वह लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। वह भी अभी जेल में है, लेकिन उसकी संख्या भी 100 से अधिक बताई जाती है। मेरा आप दोनों से निवेदन यह है कि क्या यह सब करना इतना आसान होता है? क्या ये बच्चियां हैं? क्या ये नासमझी है? क्या समाज के लोग, आज जब समाज इतना जागरूक है और हम पल प्रतिपल संस्कारों की बात करते हैं, विशेषकर हिंदू समुदाय में, तो उसके बाद ये घटनाएं हो कैसे जाती है? डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये बातचीत शुरू करना चाहूंगा। कृपया मुझे ये समझाएं कि अच्छे परिवारों की महिलाएं, कोई ड्राइवर है, कोई ट्रेनर है या कोई ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित कैसे हो जाता होगा और क्या कुछ ऐसा घटता होगा कि छोटी सी गलती भी वो स्वयं की होने के बाद अपने परिवारों को नहीं बताते और उसमें फंसते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब। नमस्कार परेश जी भाई साहब, और गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे ये अत्यंत गंभीर विषय को लेके आने के लिए आपका धन्यवाद और साधुवाद भी। आदरणीय अखिलेश भाई को भी जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। ये दरअसल ये विषय केवल लव जिहाद या गजवाए हिंद का नहीं है। इसके जब तक हम रूट कॉज, क्योंकि ये जो गतिविधियां चल रही हैं ये कोई अभी पिछले 5 वर्ष 10 वर्ष से शुरू हुई हैं, ये गतिविधियां नहीं है। यदि हम देखें तो एक या दो ही स्कैंडल हमको समझ में आए हों या प्लेटफॉर्म पे पब्लिक डोमेन में देखे हों, लेकिन ये सब गतिविधियां लगभग 30-40 वर्षों से चली आ रही हैं। खासकर तब से जब से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम
घटनाओं को या मुस्लिम आदर्श, मुस्लिम व्यक्तियों को आदर्श के रूप में परिभाषित करने लगे, और वहां से इनका जो मानसिक तौर पे हमारी आने वाली जनरेशन थी, अपकमिंग जनरेशन के दिमाग में ये भरते गए कि सेकुलरिज्म सबसे बड़ा है, और उसमें यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण घटक है तो वो मुस्लिम घटक है। इसमें ना कभी अल्पसंख्यक दृष्टि से ही देखा जाए कानून की कि सिखिज्म या जैनिज्म या क्रिश्चियनिज्म को कोई उन्होंने बहुत महत्व दिया हो। उनका सीधा से सिंगल फंडामेंटल्स थे जिस पे उन्होंने उसको काम किया, वो था मुस्लिम और हिंदू सनातन धर्म। और वहां से ये बीजारोपण शुरू हुआ, और लगभग जो, चूंकि फिल्में हमारे सामाजिक जीवन में, परिवारों में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, फिर धीरे धीरे टीवी का जमाना शुरू हुआ, टीवी पे सीरियल्स आने शुरू हुए, उन सीरियल्स में धीरे धीरे इन सब चीजों को दिखाया गया। धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, धीरे धीरे सामाजिक चीजों की सामाजिक दृष्टि में परिवार पतित होने लगे, नीचे आने लगे। तो धीरे धीरे से ये हमारे सनातन धर्म के प्लेटफॉर्म को कमजोर करना, और धीरे से उसके अंदर मुस्लिम्स को अच्छा, बड़ा और महत्वपूर्ण दिखाने की प्रथा कराई गई। और यही जो बिल्कुल बारीक स्केप था जहां से मुस्लिज्म, कम्युनिज्म हमारे धर्म के अंदर एंटर हुआ। बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी सत्ताओं ने, बहुत सारे सामाजिक और हमारे राजनेताओं ने ऐसा माहौल पैदा किया कि आपको हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहना, या हमारी संस्कृति के बारे में नकारात्मक प्रभाव रखना, या उसको सिरे से ही नकारना बहुत आसान है, जिसका कोई दंड या जिसका कोई हमको प्रतिफल या कोई प्रतिदंड हमको नहीं दिया गया। लेकिन यदि आपने मुस्लिम्स के बारे में कहा तो आपको दंड मिलेगा, आप सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से आप अपराधी माने जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के बारे में आप यदि कुछ कहते हैं तो नहीं। तो वो जो कमजोरी थी वो अवचेतन मन में, हमारे नए जनरेशन के मन में धीरे धीरे बैठती गई कि हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म कमजोर है, जिसका एग्जिस्टेंस वैज्ञानिक आधार पे नहीं है। और क्योंकि मुस्लिम डोमिनेशन है, मुस्लिम ज्यादा सहृदय है, मुस्लिम प्रेमी है, मुस्लिम अच्छे हैं, ये धीरे 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 हमारे अवचेतन मन में एंटर कराते गए। ये एक कॉमन कारण था जिसके कारण आने वाली जनरेशनों ने, लड़कियों ने, क्योंकि शारीरिक आकर्षण एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक रोल प्ले करता है इस तरह के लव जिहाद या इन विषयों में, और चूंकि वो लोग ट्रेंड है तो वो अपने आप को फिट भी रखते हैं, वो अपने आप को ऐसी जगह उपलब्ध भी रखते हैं जहां उनको मालूम है कि उपलब्धता यदि हमारी है, क्योंकि किसी भी प्रेम की जो प्रारंभिक 3-4 आवश्यक अवयव होते हैं उसमें एक पहला होता है कि आप शारीरिक रूप से अच्छे दिखें, दूसरा होता है कि आप समय पे उपलब्ध रहें, और तीसरी चीज होता है कि आप उनके साथ आनंद के पल कैसे गुजार सकते हैं। उनको ये तीनों चीजों के लिए, चूंकि वो ट्रेंड है ऑलरेडी, इसीलिए उनको इन तीनों चीजों में एंटर करने के लिए सुविधा हुई। हमारे यहाँ पारिवारिक दृष्टि में माहौल और हमारा अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग किस्म का होता है। हमारे यहाँ शुरू से ही शारीरिक बल पे, शारीरिक कक्षाओं में या शारीरिक इस तरह के व्यायामशालाओं में जाना पारिवारिक दृष्टि से भी कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। तो वहां एक दूसरी, हम हर बच्चे को, लड़का या लड़की हो, उसको प्रारंभिक दृष्टि से सिखाया तो इंजीनियर या व्यवसायिक उसमें जाना है, इसके अलावा हर चीज व्यर्थ है। ना उनको धर्म सिखाया, ना पारंपरिक सांस्कृतिक हमारी धरोहर की कोई कीमत या वैल्यू सिखाई गई। क्या है, केवल एक ही चीज जवाबदार नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें सारी शामिल होती गई। लगाते काम आना जाना शुरू हो जाएगा। एक मिनट, चलो अखिलेश भैया माइक थोड़ा या तो बंद कर लें, माइक जी, और भैया थोड़ा वीडियो भी एक जगह लगा लें आप जी, चेहरा दिखे तो ठीक है, नहीं तो वहां पर क्या है, वो रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सा आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं नहीं, इसमें ज्यामिति का एक साधारण सा सिद्धांत है कि छोटा सा भी डेविएशन समय के साथ बहुत बड़ा गैप या अंतर पैदा कर देता है। तो
जिनको प्रारंभिक बहुत शुरू में 30-40 वर्षों में बहुत छोटा सा डेविएशन समझा गया, उसकी परिणति अब हम 30-40 वर्षों बाद देखते हैं, जिसमें हमारे पास रिपेयर करने के लिए इस समाज की और संस्कृति की और हमारे पारिवारिक मूल्यों की, धर्म के मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ है, उसमें हमको एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। अब चूंकि अब पुरानी बातों को बहुत ज्यादा करने से कोई अर्थ नहीं है, बट इनको सुधार करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रयत्न हैं। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण केवल वही है जो मुझे लगता है कि हमको हमारी शिक्षा के मूल में परिवर्तन करना पड़ेगा, और उनसे पहले, उन बच्चों से पहले उनके माता पिता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। बच्चों को शिक्षित तो हम बाद में कर लेंगे। मैं अभी इसको ठीक कैसे करना है इसके ऊपर आता हूँ, पर इसमें एक जिज्ञासा बस मेरी रह गई थी डॉक्टर साहब आपसे, फिर मैं अखिलेश भैया के पास जाऊंगा। देखिए, एक है संस्कार, एक है शिक्षा। ये ठीक है कि फैसिनेशन के लिए या आकर्षण के लिए हमारे पास सिनेमा है, और आसपास की शारीरिक आकर्षण के लिए जिम और ये सब चीजें खुली हुई है। लेकिन ये तो हमेशा से, वर्षों से किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान था ही। लेकिन उसके बावजूद भी परिवारों का विघटन इस प्रकार नहीं देखा गया कि अगर पुरुष अपने नौकरी पे गया है, काम पे गया है, तो महिलाओं को जिम ट्रेनर से लेके, गाड़ी के ड्राइवर से लेके, या अपने घरों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ इतना प्रेम हो जाता है कि वह आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाए और उसका फोटो खींच लिया जाए, और न केवल वह बदनाम हो बल्कि वो अपनी सहेलियों को और अपने दोस्तों को भी बुला ले। नहीं, क्या इसके लिए सिनेमा और जिम को ही दोष देना उचित होगा? नहीं, इसमें मैंने आपको कहा ना, इसमें मूलतः 3 अवयव काम करते हैं। एक शारीरिक आकर्षण, दूसरी उपलब्धता, और तीसरा होता है आनंद का समय, आप उसके साथ कैसा गुजारते हैं। तो इन्होंने, चूंकि इसमें वही लड़के, मुस्लिम लड़के आगे आते हैं जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ या जिम में हो या शारीरिक रूप से आकर्षित करने वाले हो। दूसरी उन्होंने इसमें आपको मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। इसमें आप अगर एक दो लोगों को छोड़ दें जो सूत्रधार हैं, बाकी आप अगर उन बच्चों की, उन लड़कों की तस्वीरें देखें तो आप ये देखिए कि घृणास्पद है। वो देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर कोई आकर्षण है। ये वो पहला 3 स्टेप थी, जिसमें पहली स्टेप होती है आकर्षण, दूसरी उपलब्धता। एक बार आकर्षण से वो उस जगह पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद फिर उपलब्धता ही काम करती है, और उस उपलब्धता के बाद में फिर वो जाके एंटर करते हैं आनंद में। ठीक है, तो इसमें एक चीज और मेरे मन में है कि हमारे यहाँ समाज में जब किसी बच्ची का विवाह तय किया जाता है, या लड़कियां स्वयं अपने लिए कोई मित्र या साथी चुनती है, तो वो ये देखती है कि वो किस परिवार से आता है और उसकी कम से कम आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। लेकिन जब इस तरह के किसी केस में जो अच्छे परिवारों की लड़कियां फंसी हुई पाई जाती हैं, तो क्या वो ये नहीं सोचती होंगी कि हम किसके के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? तब वो सारा का सारा शिक्षा और आकर्षण और वो समझदारी कहाँ चली जाती है? नहीं, इसमें जो आकर्षण से, उपलब्धता से वहां तक तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद तो उनका फिर ट्रैप ही काम करता है। डर, दबाव, ब्लैकमेलिंग, जिसको अपन सामान्य चालू भाषा में ब्लैकमेलिंग कहते हैं, वो डर और दबाव ही काम करता है। फिर तो एक बार एंटर होने के बाद ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जिस तरह के कंप्लेंट्स, या लड़कियां कंप्लेंट कर रही हैं, या जिस तरह की चीजें बाहर प्लेटफॉर्म पे आने लगी हैं, पुलिस में कंप्लेंट होने लगी हैं, ये वही बताता है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया है, तभी तो वो कंप्लेंट कर रही है। ठीक बात है। लेकिन वो पहुंचने में उपलब्धता की, एक्चुअली क्या है, अपने समाज में एक और थोड़ी सी ये है कि हमारे पास हमारे धर्म और हमारे संस्कारों को परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म नहीं है। एक वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे हमारे प्रश्नों के जवाब हो सके। जैसा जो काम गुरुकुल करता है कि हम हमारे धर्म की जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से हम उनको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि यदि उदाहरण के तौर पे हमको तुलसी में जल चढ़ाना है तो उसका क्या फर्क, क्या फायदे, सुबह जल चढ़ाने के क्या फायदे, जल क्यों चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, किसे नहीं चढ़ाना है। यदि ये सब चीजें हैं तो ये वैज्ञानिक तत्व। लेकिन चूंकि इनको आडंबरों से जोड़ दिया है, नई जनरेशन को चाहिए रीजनिंग,
तो वो उन सब कारणों से। दूसरा, हमारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से हर आदमी के ऊपर ये दबाव है कि उसको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ये चाहिए, इसलिए उसकी उपलब्धता परिवार के लिए कम हो गई। ठीक बात। उपलब्धता कम हुई है तो वो बच्चे ने या बच्ची ने, मूलतः बच्चियां ज्यादातर, वो फिर कहीं और किसी और को ढूंढने लगती जो उनके लिए उपलब्ध हो, व्यवस्थाएं दे, और उसके बदले वो आनंद दे रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है। तो वहां पे उनको आकर्षण लगता है, वहां उनको आनंद आता है। जब वो फंस जाती हैं, जब उस एक्सप्लॉइट होने लगती है, तब उनको रियलाइजेशन होता है। तब तक इतनी देरी हो चुकी होती है। 90% डर के मारे बाहर नहीं आते हैं। जो हिम्मत करके 10% लड़कियां अपनी बात कह पाती है। ठीक बात, मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत गंभीर और गहरा मसला है। डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल जी, आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कहता है? क्योंकि इसमें मैंने ये देखा कि बजरंग दल और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने तरह से समाज के एक प्रहरी की तरह काम कर रही हैं, और वो कोई भी व्यक्ति या विशेषकर लड़की अगर कोई मदद मांगने के लिए जाती है तो वह शीघ्र न केवल उनको मदद देते हैं बल्कि उनको समाज में, पुलिस तक या ऐसी जगह पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां उनका आगे शोषण ना हो। तो इस सामाजिक और इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका क्या सोचना है? अखिलेश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित डॉक्टर उमेश सेठा कैमरा जी, भी तो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑफ है। इस पूरी चर्चा के सूत्रधार आदरणीय परेश पाठक जी, एक समसामयिक विषय जिस पर आज हम चर्चा के लिए बैठे हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए एक चिंतनीय पहलू है, जिसको ये कैमरा ऑन करिए ना प्लीज, आप देख नहीं रहे। जी मैं कर रहा हूँ अभी 5 मिनट में, अच्छा, जिसको ठीक है। जी 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 जी, ठीक है, बोले प्लीज। जिसको हम सभी ने लव जिहाद नाम दिया है। और यह भी, जैसा पूर्व में चर्चा में विषय आया है, कि गजवाए हिंद का जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने का काम, भारत की संस्कृति को तोड़ने का काम, और भारत के जो हिंदू धर्म के निवासी हैं उनको किस तरह से मुस्लिम धर्म में तोड़ने का प्रयास इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है, वो न्याय की चिंतनीय विषय है। और आज इस चर्चा के माध्यम से हम सभी इस विषय पर कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी चर्चा में एक बात आई कि जो हमारा हिंदू समाज का या हिंदुस्तान का जो मूल आधार है वो परिवार थे, परिवार की इकाइयां थी, और समय के चलते हुए परिवार की इकाइयों में विघटन हुआ, एकल परिवारों का चलन बढ़ा, पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा हुए, बच्चों पर ध्यान जिस तरह से दिया जाना चाहिए था वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। और उसी का परिणाम है कि जो भटकने वाला साधन है वो बहुत तेजी से काम करने लगा। क्योंकि पहले जब परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, चाचा दादा ताऊ ये सारे लोग बच्चों की गतिविधियों पर निगाह रखते थे, आपस में संवाद और चर्चा के माध्यम से किसी तरह की अगर परेशानी होती थी तो बच्चों को बात करने के लिए प्लेटफॉर्म रहता था कि वो पिताजी से नहीं बोल पा रहे हैं, माँ से नहीं बोल पा रहे हैं, तो चाची से बोलेंगे या ताई जी से बोलेंगे, या ऐसा परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता था जिससे वो संवाद में सहजता महसूस करते थे, और अपने जीवन में अगर किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए उनसे सलाह मशविरा करते थे। तो समय समय के साथ ये जो हमारी परिवार इकाई है वो उसका विघटन शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर ये जो सारे घटनाक्रम हमारे सामने आए हैं वो उसी का मूल परिणाम है। और जो आकर्षण की बात है उसमें भी एक जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि समय का जो प्रबंधन है, उस समय के प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं चूक रही, संवाद में चूक रही। इसी के चलते जो
इस तरह की घटनाएं हैं जिसके माध्यम से मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ जुड़ना, उनके कुचक्र में फंसना, और जब खुद फंस जाते हैं, खुद के पर जब दबाव आता है, तो जो उनका अभियान है, जिस अभियान के माध्यम से वो समाज को कि ऐसी बच्चियों को अपने साथ जोड़कर अपने धर्म में शामिल करने का जो प्रयास करते हैं, उस कुचक्र में भी उनको शामिल होना पड़ता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के माध्यम से समाज में जो उजागर होने का डर उन बच्चियों में या महिलाओं में आ जाता है, उसका फायदा उठाते हुए ऐसे लोग उनका शोषण तो करते ही हैं, उनके माध्यम से उनके आसपास उनकी सहेलियों को, उनके परिवार के लोगों को शामिल कर कर इस तरह का अभियान उनके द्वारा निश्चित तौर पर चलाया जा रहा है। ये सब समस्याएं हैं। इसके बचने का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण ये हो सकता है कि परिवार प्रबोधन, परिवार को बैठना और बच्चों से संवाद, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे विषय पर भी परिवार में चर्चा होना, आरंभ होना चाहिए। यह गंभीर विषय है। लगातार हम देख रहे हैं भोपाल, इंदौर जैसे शहरों तक तो ये पहले था, अब तो छोटे छोटे कस्बों से इस तरह की घटनाएं सतत आ रही हैं, और ये एक प्लानिंग के तहत ये पूरा काम हो रहा है। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो मुस्लिमों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो ऐसे लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आई है। तो ये सब चीज़ों को, जिनको हम जैसे लोगों को जानकारी है, हमारे कई परिचित संगठन है, कई ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी है, उनके साथ संवाद स्थापित करके परिवारों में बातचीत की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए व्यापक जनजागरण अभियान, वो चाहे विद्यालय स्तर पे हो, महाविद्यालय स्तर पे हो, परिवार के स्तर पर हो, जहाँ भी जैसा हम कर सकते हैं वैसा काम करते हुए इस लव जिहाद का जो कुचक्र है उसको तोड़ने का काम करना पड़ेगा। उसके लिए सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को अपनाकर समाज में ऐसे कई वर्ग चिन्हित होते हैं जिस पे टारगेट करके ऐसे लोग जो हैं उस वर्ग की बच्चियों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। उनकी कई तरह की आर्थिक परेशानियां होती हैं, सामाजिक परेशानियां होती हैं, पारिवारिक परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को भांप कर भी वो इस तरह का कृत्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से इस कुचक्र से हम हमारे धर्म की बच्चियों को, महिलाओं को बचाने का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भैया। लेकिन मैं अभी भी इसके पहले कि इसको फाइनली अपन कंक्लूजन पे ले जाएं, मैं आप दोनों का ध्यान इसकी एक प्रक्रिया पर ले जाना चाहता हूं। पहली बात तो इस पूरी घटना में दो पक्ष हैं, ये सभी जानते हैं। एक वह जो शोषण कर रहा है और एक वह जिसका शोषण किया जा रहा है। ये भी एक अवधारणा गलत है कि इसमें सिर्फ बच्चियां हैं। अगर आप देखें कि इसमें शोषित जो है वो महिलाएं हैं और परिपक्व उम्र की महिलाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि जब वो बच्चियां थी तब से उनके साथ में इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। 30-35 साल तक की उम्र की महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह के निर्णय किए, और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों और अपने धर्म और संस्कार सभी को ताक पे रख दिया। दूसरी बात ये कहना कि सिर्फ एक तरफ का जो पक्ष है वह इसको कर रहा है और दूसरा पक्ष बिल्कुल ही पाक साफ है, या वो कहना चाहिए कि इग्नोरेंट है या फिर इनोसेंस है, वो भी मेरे गले उतरता नहीं है। होता क्या है कि अगर पहली बार किसी ने कोई ऐसी हरकत की, हाथ पकड़ लिया या कोई ऐसा अश्लील कोई इशारा किया या चुटकुला सुनाया, हमारी शिक्षा पद्धति में दूसरी तीसरी कक्षा से बातें बच्चियों को सिखाई जाती है, गुड टच बैड टच के रूप में या इशारों के रूप में। तो इस उम्र की महिलाएं जब तक स्वयं उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक कोई व्यक्ति उनका शोषण कैसे कर सकता है। फिर आते हैं अपन कॉलेज की बच्चियों के ऊपर। ये कॉलेज की बच्चियां कॉलेज तक पहुंची हैं तो हजारों बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है, उनके माता पिता के साथ में, और उनके साथ समाज में रही है, घूमी है। वो एकदम ऐसा तो है नहीं कि छोटे से कस्बे से निकल के सीधे बड़े शहर में आ गई और हर अच्छा व्यक्ति उनको या खूबसूरत व्यक्ति उनको या बॉडी बिल्डर उनको फैसिनेट करने लगेगा या आकर्षित कर लेगा। अगेन, आकर्षण अगर है भी तो पहली बार जो घटना अश्लीलता पे आती है, जो बात अश्लील है, गलत है, क्या उनको सही और गलत की पहचान नहीं होती होगी?
और एक छोटी सी गलती, चलिए एक बार किसी ने कर दी, किसी ने उनको गलत ढंग से छू लिया, आप वो जगह छोड़ सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, अपने परिवार में दे सकते हैं, आप उसको इन्वॉल्व होने देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत से लोगों के क्रेडिट कार्ड्स उनके पास हैं, उनके घरों की चाबियां उनके पास हैं, वो घर से झूठ बोल बोल के घंटों घंटों वहां गायब है। क्या सिर्फ इसलिए कि सामने वाला व्यक्ति अधिक समय तक उपलब्ध रहता है, आप अपने परिवार की अस्मिता को इस तरह गिरवी रख देंगे? तो मुझे आपकी दूसरी बात ज़्यादा समझ में आती है कि ये एक बड़ा विश्लेषण का विषय है और ऐसा नहीं है कि ये छोटी-मोटी किसी समझाइश से ठीक होने वाला है। अगर अपन इसकी गंभीरता को समझें कि आज गाँव और छोटे स्तरों पर ये बातें बहुत गंभीर रूप से ज़हर की तरह फैल रही हैं। समस्या ये है कि वहाँ पर दबा दी जाती है या वहाँ पर आज भी ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है या उस बच्ची का विवाह करके बहुत दूर उनको बसा दिया जाता है। ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि इसको मुखरता से उठाया जाए, समझाया जाए और इसकी प्रोसेस को समझाया जाए और फिर ये सवाल उन जिस तरह से इन बच्चों को सामने लाके पूछा जाता है, हमारे और आप जैसे सामाजिक संगठनों के लोगों को उन महिलाओं को भी सामने बिठा के पूछना चाहिए कि पहले दिन सामने वाले ने आपका हाथ कब पकड़ा था? फिर कंधे पे हाथ कब लगाया था? और जब लगाया था तो आपने क्या किया? ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन उसने सीधे फिजिकल असॉल्ट कर दिया हो। तो अगर ऐसा था तो आप क्रमशः उस प्रकार के जाल में फंसते कैसे गए? और चूंकि आप फंसते गए तो क्यों नहीं अब आप समाज में सामने आते उसी हिम्मत के साथ जिस हिम्मत से आपने अपने परिवार के इज्जत को गिरवी रख दिया और बताएं कि चूंकि मैं तो रख चुकी, अब और किसी को यह नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब हर चीज के पीछे क्रोनोलॉजी है, हर चीज के पीछे एक सोच है। अगर शोषण करने वालों की सोच है तो जो शोषित अपने आप को दावा कर रहा है कि हम शोषित हैं, वो शोषित क्यों हुआ, इसके पीछे भी बड़े सारे विषय हैं। ये मेरा कहना है। अब मैं आप लोगों से यही समझना चाहता हूं कि क्या सिर्फ नियम बना देने से या इनको पकड़ के जेल में डाल देने से या इनके ऊपर बातचीत कर देने से, मैंने तो अधिकतर देखा है कि मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को और अपने सर पे बैठाता है, जो जितनी बार जेल गया उनके लिए उतना सम्मानित है और उसके नीचे बहुत सारे लोग गुंडे पलने लगते हैं और वो उतना ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। कई जगह पर तो ये भी उनको बताया गया कि आपने जितने हिंदू परिवारों को समाप्त किया है, खराब किया, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। तो ये सारी घटनाओं के बाद क्या छोटी मोटी समझाइश या इस प्रकार की कोई योजना बना देना ही काफी होगा या इसको हमें किसी और तरह से समझना चाहिए? डॉक्टर सेठा, आप क्या कहेंगे इस विषय में? इसमें मेरा जो आकलन है भाई साहब, वो ये तो है ही कि ये कोई छोटी घटना नहीं है इसमें और केवल तात्कालिक कोई उपाय करने से ये ठीक हो जाए। इसमें जैसे अखिलेश जी ने कहा कि पारिवारिक इकाइयां का नष्ट हुआ, कुटुंब का जो एग्रीगेटेड फैमिलीज थी उनका खत्म होना, तब वो तो हम नहीं शुरू कर सकते कि परिवार वापस में इकट्ठे हों या साथ रहें, लेकिन ये शुरुआत जरूर की जा सकती है प्रारंभिक तौर पे कि हम परिवारों के अंदर जो परिवार प्रबोधन है या कुटुंब प्रबोधन है उसके माध्यम से ये जागरूकता लेके आए कि कैसे हमको ये वापस इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी एक बार जब समझ में आती है तो वो इनके पहले ही उसमें हमको फिल्टर लगाने पड़ेंगे, पहले दूसरे तीसरे पायदान। दूसरा, फिर हमारे को स्कूलों में शिक्षा में भी इसको शामिल करना पड़ेगा। तीसरा, हमको परिवारों में जो बच्चों की के साथ साथ इनके माता पिताओं को भी शिक्षित करना पड़ेगा कि गलती इस नए उम्र में होती है। आपने जैसे उदाहरण दिए, कुछ काफी उम्र की महिलाओं ने और इस तरह के लोगों ने भी इस तरह के उसमें फंसे और उन्होंने गड़बड़े किया है, लेकिन मूलतः ज्यादा संख्या तो बच्चों की ही है। तो अब वो तो शुद्ध मूर्खता ही कहना चाहिए कि ज्यादा उम्र में जाके इस तरह की घटनाओं में फंसते हैं। तो उसका मूल कारण तो मेरे को लगता है पाते हैं, हो सकता है कोई और मूल कारण भी रहा हो इसके अलावा कि केवल
धर्म परिवर्तन या लव जिहाद हो, वो तो उनका मूल विषय है, वो तो लेके चलते हैं। लेकिन जो महिलाएं उसमें फंसी हैं, उनके भी कई कारण होंगे, पक्ष होंगे इसमें, उस तरफ जाने के। तो हमको भी, और हमारे जो मठाधीश हैं, जो धर्म का झंडा लेके चलने वाले लोग हैं, क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती इन सब विषयों में? उनको भी हमको हम समाज को, हमारे सनातन धर्मियों को, उनको भी चेताना चाहिए कि आपका काम क्या केवल प्रवचन दे के मुक्त हो जाना है क्या? कि आपके इस धर्म की भी कोई जवाबदारी है, परिवार प्रबोधन की भी जवाबदारी है, धर्म के संवर्धन की जरूरी जवाबदारी है, ये सनातन को वापस रिफॉर्म करने की जवाबदारी है। आपका क्या जवाबदारी है? आपका धर्म के आप जहां वहां बैठे हैं, आपको 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख लोग आपको यदि मान रहे हैं, तो क्या केवल आपकी जवाबदारी केवल प्रवचन दे के और इन सब चीजों से हो जाती है क्या? तो हर आदमी का अपना एक रोल प्ले होना चाहिए। वो भी जब तक तय नहीं होगा, तब तक भी ये चीजें अधूरी रहेंगी। जैसे माँ का दायित्व है कि वो बेटी को समझाए, पिता का दायित्व है बेटे को समझाए, लेकिन पिता और माता को कौन समझाएगा यदि संयुक्त परिवार नहीं है तो? जी। वहां कौन, वहां समाज, समाज को कौन सिखाएगा? वहां धर्म केंद्र वाले जो लोग हैं, हमारे संत लोग हैं, शंकराचार्य। डॉक्टर साहब, आपका वीडियो पॉज हुआ। अखिलेश जी, आप इस विषय में क्या सुझाएंगे? क्या अपन को ऐसा करना चाहिए जिससे समाज को अपन जल्दी से जल्दी इस की गंभीरता समझा सकें और कम से कम कुछ रेमेडियल एक्शन लिए जा सके? आपका माइक ऑन करिए सर। एक बार अपने को ये अध्ययन किया जाना चाहिए कि इस पूरे जाल में जो बच्चियां या महिलाएं सामने आई हैं, वो उनका सामाजिक स्तर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो बच्चियां महिलाएं आती हैं। क्योंकि जब ये प्लान उन लोगों ने किया होगा तो कोई ना कोई टारगेट फिक्स करके कि इस समाज के, इस वर्ग के, इस आर्थिक स्थिति के लोगों को, उनके परिवार की महिलाओं को या बच्चियों को अपने जाल में फंसाना है। ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब काम करते हैं। दूसरा, जो उनके कुचक्र में फंसने का जो विषय है, उसमें बड़ा कारण एक आर्थिक भी मानते हैं। क्योंकि खुलेपन का वातावरण जब से समाज में आया है, व्यक्तियों के खर्चे बढ़े हैं, सुख सुविधाओं में और भौतिक उपलब्धियों के लिए जो आर्थिक संसाधन लगते हैं, वो कई बार परिवार के द्वारा मुहैया नहीं कराए जाने के कारण भी बच्चियों का जो है इस तरह के लोगों से आकर्षण बढ़ता है। और जैसा उनका तय है कि उनका तो एजेंडा ही ये तय है कि हमें ऐसी बच्चियों को फंसाना है, उनको धर्म परिवर्तन करके अपने धर्म में शामिल करना है। और जैसा धर्म, उनके धर्म की जनसंख्या को बढ़ाकर उसको छोड़ने का जो उपक्रम वो करते हैं, अगर धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो उनका मर्डर करके, और जिस तरह से बीभत्स तरीके से मर्डर वो करते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो एक बड़ा कारण आर्थिक भी इसमें सामने आता है कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस तरह के लोगों के जाल में वो फंसती हैं। दूसरा, शारीरिक आकर्षण भी एक विषय होता है, समय का प्रबंधन भी उसमें विषय है। और परिवार तो सबसे मूल इकाई होती ही है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि बहुत सारे सीसीटीवी समाज में भी रहते थे। जब ये सीसीटीवी का आविष्कार नहीं था, तब समाज के वरिष्ठ जन, समाज की बुजुर्ग महिलाएं इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखती थी, और कुछ संदिग्ध गतिविधि अगर उनको लगती थी तो परिवार को सूचित करने का काम भी वो करते थे। और ऐसे लोगों ने ये करना इसलिए बंद किया कि जब किसी तरह की समस्याएं वो उस परिवार को बताते हैं, तो परिवार के द्वारा उनको भी कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है कि तुमको क्या लेना, हमारे घर का मामला है, तुम्हारा काम ही पंचायत में लगा रहना। तो इस तरह की जब घटनाएं लगातार हुई, तो ऐसे लोग जो भी सामाजिक दायित्व निभाने में आगे रहते थे, वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटे हैं। तो इस तरह के लोगों को भी प्रेरित करके, उनसे बातचीत करके, जो सामाजिक गतिविधियों में उपलब्ध रहते हैं, फील्ड पर हमेशा रहते हैं, ऐसे लोगों को भी इस अभियान में जोड़कर कि इस तरह की गतिविधियां उनको अगर ध्यान में आती हैं, तो वो जिम्मेदार लोगों को अवगत कराएं। परिवार के लोग नहीं मानते हैं तो समाज में ऐसी संस्थाएं, संगठन काम करते हैं जो इस तरह के कृत्यों को रोकने का काम कर सकते हैं, तो उनको भी
जोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। ठीक बात है अखिलेश जी। आप दोनों ने जो सुझाव दिए उसके साथ में गुरुकुल की ओर से हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि देखिए, ये एक अत्यंत गंभीर समस्या है। जिस दर्शक तक भी ये बातचीत पहुंच रही है, वह कभी ये ना समझे कि यह वह घटना है जो मेरे अलावा किसी और के घर में हो सकती है। यह किसी भी घर में कभी भी हो सकती है, और इसके लिए आपके आसपास हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी नजर आपके पारिवारिक और आपके सामाजिक ताने बाने पर है। ऐसे समय में हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, इस परिवार को, समाज को और देश को अपना समझता है, वह इस नए तरह के आक्रमण को समझे। हमने अपने शीर्षक में ये बात कही कि यह एक प्रकार का देशद्रोह है। ये वही लोग हैं जो आपके समाज को और आपके परिवार को विघटित करना चाहते हैं, और दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक और नैतिक पतन हो गया है। और ऐसे समय में ये वही लोग हैं जो हमारे देश को विघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना चाहते हैं। इन घटनाओं में आपने ये देखा कि जिन बच्चियों ने परिवार से विद्रोह करके ऐसे मुसलमान बच्चों से शादी कर ली, कभी वो सूटकेस में या वो कभी छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसी भावना उनके मन में हमेशा बनी रहती है। आप सभी से, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं या जहां तक ये बात पहुंच रही है, हम सभी आपसे ये कहना चाहते हैं, आइए इस विषय को समझें, इस पर विचार करें, अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें, और जितने भी ऐसे लोग हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उन तक इस बात को ले जाएं। संभवतः हमारी बातचीत को 1% लोग भी गंभीरता से लेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा यह प्रयास सफल हुआ। डॉक्टर उमेश सेठा, डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल, आपने इस महत्वपूर्ण विषय के लिए अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।